हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 9 क्वेश्चंस नवंबर 2020 नेट एजुकेशन के लेके आई हूँ। 9 आप पूछेंगे 9 क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा लेंदी हैं डिस्कशन में, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाने से फिर मुश्किल होती है, इसलिए मैं 9 क्वेश्चंस ली हूँ। हालांकि ये भी मुझे लगता है कि लंबा ही होगा, फिर भी चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर रिलेटेड टू कम्प्लीटली कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन। नीचे दिए गए कथनों में उन्हें पहचानिए जो योग्यता आधारित पाठ्यक्रम डिज़ाइन से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? ऑप्शंस: द एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल्स गेट अ सपोर्ट, व्यक्तियों की क्षमता और सीखने की शैलियों को समर्थन मिलता है। दूसरा, इंडिविजुअल्स मेमोरी बेस्ड नॉलेज इज स्ट्रेस्ड, व्यक्तियों की स्मृति आधारित ज्ञान पर बल दिया जाता है। अगला है, इंडिविजुअल्स आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल, व्यक्तियों को उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद की जाती है। फिर इंडिविजुअल्स आर हेल्प टू domain specific proficiency of individual is focused, व्यक्तियों के डोमेन विशिष्ट दक्षता केंद्रित है। मतलब डोमेन से संबंधित जो भी प्रोफिशिएंसी है, लोगों की दक्षता है, उस पर ये ध्यान देता है, केंद्रित है। उसके बाद है, करिकुलम गेट्स डिजाइन विथ एन आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव, पाठ्यचर्या एक आदर्शवादी दृष्टिकोण के साथ तैयार की जाती है। अब हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है। पहले करिकुलम डिज़ाइन होता क्या है? करिकुलम डिज़ाइन वह है जो कि कोर्स का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, कंटेंट का मैपिंग करता है कि क्या क्या कंटेंट है लेना होगा, क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा अधिगम का उद्देश्य है, उसके आधार पर वो कंटेंट या विषय वस्तु को निर्धारित करता है और ये डिसाइड करता है कि कैसे कोर्स का आउटलाइन तैयार किया जाए। जब हर जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जो अधिगम का उद्देश्य है, उसको पूरा करना होता है, किसके साथ? असेसमेंट की जो रणनीति बनाई जाती है कि किस तरह से असेसमेंट करना है, किस तरह से एक्सरसाइजेज देने हैं, किस तरह से एक्टिविटीज़ क्लास में इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ जो होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, वो किस तरह से होगा। ये सारी चीज़ों पर करिकुलम डिज़ाइन का ब्लूप्रिंट आधारित होता है और इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो करिकुलम डिज़ाइन जो शब्द है ना, वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? तो करिकुलम का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध संगठन के लिए, डेलिब्रेट मतलब ध्यानपूर्वक उसको बनाने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये क्या है? करिकुलम है टीचर्स के लिए। टीचर्स को कैसे हेल्प करता है? तो वो अपना अनुदेशन जो पढ़ाते हैं उसको प्लान करते हैं। वो इसलिए जब टीचर करिकुलम डिज़ाइन करते हैं तो वो सोचते हैं और ये खोजते हैं कि क्या किया जाए, कौन करेगा और कैसे, किस शेड्यूल में किया जाए। तो ये जो है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों की अधिगम को बढ़ाना, है ना। तो करिकुलम कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या होता है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को ऐसा करिकुलम कहा जाता है जो कि छात्रों के योग्यता का विकास करता है और वो उन्हें एक निश्चित परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड तक लेकर जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि वो किसी भी कॉम्पिटेंसी में मास्टरी किए या नहीं, उन्हें दक्षता प्राप्त हुई कि नहीं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम क्या है? नॉलेज को बढ़ाने के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होता है, समझ को, ज्ञान को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को बढ़ाता है, योग्यताओं को बढ़ाता है, अभिवृत्ति को बढ़ाता है, रुचि को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स के अभिरुचि, योग्यता और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान को बढ़ाता है, ताकि छात्र जो हैं वो किसी भी तरह की किसी दक्षता को प्राप्त करें और एक्यूरेसी के साथ कुछ करें जिससे कि उन्हें सफलता मिले। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होता है वो किसी कॉम्पिटेंसी पर आधारित होता है।
योग्यता पर आधारित होता है, जो कि वो योग्यता किस रूप में होता है, ज्ञान के रूप में, दक्षता के रूप में, अभिवृत्ति के रूप में, और छात्र उसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, समझ के रूप में। जब कॉन्सेप्ट को वो समझ जाते हैं तो इससे पता चलता है। और टीचर को ये किस तरह से मदद करता है, तो टीचर जो है सो छात्रों की लर्निंग का क्या आउटकम है, क्या उन्होंने सीखा, कितना मास्टरी उन्होंने हासिल किया, ये टीचर को समझने में मदद करता है। तो ये डिज़ाइन किस चीज़ पर आधारित होता है, ये डिज़ाइन आधारित होता है नॉलेज के 3 चीज़ पर आधारित होता है। मतलब नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ये 3 चीज़ पर आधारित होता है। इन 3 चीज़ों का विकास करता है। तो CBE जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम का जो डिज़ाइन है, ये क्या है, लर्निंग के आउटकम पर फोकस करता है, ना कि टीचिंग के प्रोसेस पर। मतलब कि क्या सीखा छात्रों ने, इस पर ज़्यादा ये फोकस करता है, और किस तरह से पढ़ाया गया, इससे ज़्यादा फोकस है कि छात्रों ने क्या सीखा। ये छात्रों की योग्यताओं को का निर्धारण करता है कि नॉलेज के साथ साथ वो क्या क्या योग्यताएं दिखाते हैं। और ये प्रोसेस जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन एक प्रोसेस को फॉलो करता है। इसमें क्या करता है कि पहले तो कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाता है, फिर कॉम्पिटेंसीज को थीम में लाता है, फिर थीम को कोर्स में लाता है, और कोर्स को करिकुलम में। तो इस तरह से स्टूडेंट का जो मतलब इसमें छात्रों की तैयारी को, पाठ्यक्रम प्रारूप जो है वो पाठ्यक्रम डिजाइन समग्र पाठ्यक्रम का खाका बनाता है। सीखने के उद्देश्यों के लिए क्या सामग्री होना चाहिए जिससे छात्र सब चीज़ सीख सकें, इस आधार पर पाठ्यक्रम की रूपरेखा का विकास होता है। इसमें सीखने के उद्देश्य को मूल्यांकन रणनीति और एक्सरसाइजेज मतलब अभ्यास सामग्री और कंटेंट का विश्लेषण और इंटरैक्टिव गतिविधियों के साथ पूरा किया जाता है। इसका अंतिम लक्ष्य है छात्र के सीखने में सुधार करना। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें फिर हम लेकर चलते हैं। तो इसमें पहला है इंडिविजुअल्स आर हेल्प टू अचीव देयर पोटेंशियल, व्यक्तियों की उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करता है। ये गेट सब एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स गेट सपोर्ट नहीं, बल्कि इसमें क्या क्या चीज़ आया, पहला आया कि उनका जो एबिलिटीज तो है ही, योग्यता, क्षमता जिसको हम कहते हैं, और सीखने की शैली को समर्थन मिला। दूसरा क्या है कि उनको अपने क्षमता को प्राप्त करने में मदद किया गया। और चौथा क्या है, डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल इज फोकस, मतलब किसी खास डोमेन में कॉम्पिटेंसी हो, इसके लिए इस पर ज़्यादा फोकस किया गया, इसलिए इसका आंसर है सी। इसमें ये तीनों पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, the concepts of education which will be assented to by Vedanta philosophy are शिक्षा की वो अवधारणाएं जिसे वेदांत दर्शन के द्वारा स्वीकार किया गया है, उसे वो अवधारणाएं जिन्हें वेदांत दर्शन के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो पहला है, इसमें क्या क्या दिया है, अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस विथ ऑल 3 क्यूज। 3 क्यूज मतलब है कि इंटेलिजेंस कोशेंट, इमोशनल कोशेंट एंड SQ है स्पिरिचुअल कोशेंट। ठीक है, IQ इज इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। EQ है इमोशनल कोशेंट, जिसे भावनात्मक लब्धि कहते हैं। कोशेंट का मतलब होता है लब्धि।
और तीसरा है SQ जो है वो स्पिरिचुअल कोसेंट है, जिसे आध्यात्मिक लब्धि कहते हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ हम जान गए। फिर वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसे हम शिक्षा का व्यवसायीकरण कहते हैं। तीसरा है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे समावेशी शिक्षा। रेप्टिलियन लीडरशिप मॉडल, जिसे सरीसृप नेतृत्व मॉडल कहते हैं। एंड एजुकेशन फॉर ऑल। तो पहले इन सब चीज़ों को हम समझ लें, फिर उसके बाद इसमें से आंसर चुनेंगे। तो एजुकेशन और वेदांत फिलॉसफी। तो वेदांत क्या है? वेदांत दो शब्दों से बना है। किस किस से? वेदांत, एक तो वेदा जिसका मतलब है वेद, और दूसरा है सैक्रेड वेद टेक्स्ट, जो है हमारे जो पवित्र टेक्स्ट वैदिक टेक्स्ट हैं। और अंत का मतलब है एंड, है ना, और ये है वैदिक टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो है वेदांत का मतलब है एंड ऑफ वेदा, जहाँ वेद अंत हो जाता है। ये और रेफर टू उपनिषद। तो वेदांत क्या है? वेदांत जहाँ अंत होता है वहाँ उसको कहते हैं, वहाँ उपनिषद आ जाता है। तो वेदांत के अनुसार कहा जाता है कि दो तरह का एजुकेशन है। वेदांत के अनुसार दो तरह का एजुकेशन है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। परा विद्या और अपरा विद्या। तो ये कहते हैं कि परा विद्या और अपरा विद्या, ये किस उपनिषद में कहा गया है? मुंडक उपनिषद में। ये मेरा वेदांत फिलॉसफी को आप देखेंगे तो वीडियो, उसमें ये मिल जाएगा आपको। तो परा विद्या क्या है? हायर नॉलेज, जिससे कि ये हायर नॉलेज है। और इंटेलेक्चुअल नॉलेज है अपरा विद्या, जो कि हमें क्या कहता है? जो कि हमें जीवन यापन के लिए, ये हायर नॉलेज हो गया और ये हमें जीवन यापन के लिए तैयार करता है। ठीक है, लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ये हमें तैयार करता है अपरा विद्या। तो नेम फेम सोसाइटी में जो होता है ये सब अपरा विद्या है ना। लेकिन ये क्या है कि अब हमारे डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो इससे हमारी सफरिंग या जो हमारे दुख हैं खत्म नहीं होते। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग नेचर होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, और कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। तो विवेकानंद का कहना था कि रियल एजुकेशन क्या है? जो कि किसी को आत्मनिर्भर बनाता है। तो इसलिए उनका वेदांत फिलॉसफी के अनुसार कहना है, विवेकानंद वेदांत फिलॉसफर थे, उनका कहना था कि मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा मनुष्य, इस ग्रेटेस्ट बीइंग, इस यूनिवर्स में सबसे महत्वपूर्ण है और ये बेस्ट प्लेस है। इसलिए वर्ल्ड ऑफ वर्क, जहाँ काम करना है, वो उसके लिए बेस्ट प्लेस है। तो इसलिए मनुष्य को यह चांस मिलता है कि वह परफेक्ट बन सके। तो वेदांत हमें क्या सिखाता है? वेदांत सिखाता है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष। तो वेदांत क्या है? ज्ञान का खोज, ब्रह्म का और आत्मा का खोज। और उपनिषद क्या है? और भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, ये वेदांत के आधार पर बना हुआ है, लेकिन ये ज्ञान का स्रोत है। तो ब्रह्म क्या है? ईश्वर। और सेल्फ क्या है? खुद आत्मन जो है वो सेल्फ है। और ये क्या है कि रीबर्थ पर भरोसा करता है। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? कि ब्रह्म की प्राप्ति, मतलब ईश्वर की प्राप्ति। तो एजुकेशन क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट पर उसका उद्देश्य होना चाहिए। और ये नॉलेज जो भी प्रोवाइड करे एजुकेशन, वो क्रिएटिविटी के लिए प्रोवाइड करे, इस लाइफ को वर्थवाइल बनाए, लाइफ को महत्वपूर्ण बनाए, पर्पसफुल बनाए, उद्देश्यपूर्ण बताए। और नॉलेज जो है वो सब शंकाओं को दूर करे, जितने भी तरह के नेग्लेक्ट, जितने भी नेगेटिव चीज हैं उनको दूर करे। तो ये वेदांत, चार पवित्र वैदिक ग्रंथ है और अंत है उसका अंत। तो वेदांत जहाँ अंत हुआ वहाँ उपनिषद शुरू हो गया, और वेदांत
विद्या दो तरह की बताई गई, परा विद्या और अपरा विद्या। परा विद्या उच्च ज्ञान है जिसके द्वारा मतलब अविनाश, मतलब परा विद्या क्या है कि हायर स्पिरिचुअल नॉलेज है। और अपरा विद्या क्या है, हमें अपरा विद्या बौद्धिक ज्ञान के अलावा हमें आजीविका कमाने का स्रोत है। तो स्वामी विवेकानंद ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ना चाहते थे। विवेकानंद का कहना था कि वास्तविक शिक्षा जो है, जो मनुष्य को अपने पैरों पर खड़ा करती है, खड़ा होने में सक्षम बनाती है। वेदांत का मानना है कि मनुष्य इस ब्रह्मांड का सबसे महान प्राणी है और काम करने के लिए ये दुनिया उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। इसलिए उसे वह यह मौका है कि वह अपने को परिपूर्ण कर ले। वेदांत कहता है कि निर्वाण भी यहीं प्राप्त हो सकता है। तो हमें मृत्यु तक पहुंचने के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो उपनिषद, भगवत गीता, ये सब हमें वेदांत का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये सारी बातें कहकर कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से जुड़ जाए या उनके हिसाब से चले तो अपरा विद्या क्या होगा कि ना तो अपरा विद्या नेग्लेक्ट होगी, ना तो परा विद्या का मजाक उड़ेगा। जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल हैं वो हायर नॉलेज का इस तरह से क्या है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी की बात की जाती है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग की बात की जाती है। तो वेदांत फिलॉसफी का मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो निर्वाण प्राप्ति में मदद करे और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए। तो ये जो है यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में क्या क्या चीज़ है? पहला है, मैं दूसरे कलर से करती हूँ, तो वेदांत कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन वेदांत फिलॉसफी के द्वारा है। पहला कि इंटेलिजेंस का विकास करना जिससे कि बुद्धि का विकास हो, इमोशनल क्वेश्चन विकास हो जिससे हम दूसरे की भावनाओं को समझ सके, दूसरे के इमोशंस का रिस्पेक्ट कर सके और हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, ब्रह्म की प्राप्ति हो। फिर वोकेशनल व्यवसायीकरण की बात वेदांत नहीं करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है और ये बात करता है एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा और सबके लिए शिक्षा की बात करता है। इसलिए इसका आंसर है, आंसर इज डी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले के बारे में। इसके बारे में भी मेरा वीडियो बना हुआ है, सावित्रीबाई फुले का शैक्षिक दर्शन। आप वहां जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो उनके शिक्षा संबंधी पूरे विचार और उनके बारे में पूरा आप जान पाएंगे। तो सावित्रीबाई फुले इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरिया। सावित्रीबाई फुले को किस क्षेत्र में से किस क्षेत्र सूची में, क्षेत्र किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, विमेन एजुकेशन एंड चाइल्ड केयर एजुकेशन, बाल देखभाल शिक्षा। तो इसका आंसर उनका सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है केवल विमेन एजुकेशन और चाइल्ड बाल अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए, ये दो चीजों के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो 3 और 4। तो ये है कि सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था और उनकी शादी ज्योतिराव फुले के साथ हुई थी। 9 साल की अवस्था में उनकी शादी हो गई थी। उनके जीवन को जानना जरूरी है ताकि आप उनके योगदान को समझ पाएं। वो अनपढ़ थी उस समय और उनके हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया। वह पहली फीमेल टीचर थी। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर, पहली महिला शिक्षिका थी और टीचर थी, सोशल रिफॉर्मर थी, समाज सुधारक थी
और फ्रीडम फाइटर भी थी। उस समय अपने ज़माने से बहुत आगे थी। उनका कंट्रीब्यूशन है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन और इक्वलिटी, उन्होंने सब में इक्वलिटी लाया, मतलब छुआछूत, जात पात के भेदभाव को मिटाया, और एजुकेशन फॉर वुमेन एंड ओप्रेस्ड क्लास। उनका कंट्रीब्यूशन है पहली फीमेल टीचर और मॉडर्न फेमिनिस्ट, सबसे पहले फेमिनिस्ट वही थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई की और महिलाओं को उनको अधिकार दिलाया। उनका वर्क है कि उन्होंने समानता और न्याय लाया, जो कि ओप्रेस्ड क्लास थे, जिनका शोषण होता था, शोषित वर्ग के लिए उन्होंने न्याय और समानता की बात की। और उन्होंने विडो रीमैरिज पर भी काम किया। विडो रीमैरिज, ये सारा क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें भी जान लेना है कि विधवा विवाह पर उन्होंने काम किया, चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, बाल विवाह का विरोध किया। समझिए 1831 में ही उन्होंने इसका विरोध किया, और सती प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने लोअर क्लास के लोगों के लिए मराठवाड़ा में एक स्कूल खोला, महाराष्ट्र में, और वो सोसाइटी में सत्य शोधक समाज से भी जुड़ी हुई थी, जो कि उनके पति के द्वारा। सत्य शोधक समाज, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना उनके पति ने की थी, और वो सावित्रीबाई फुले उससे भी जुड़ी हुई थी। ये समाज, सत्य शोधक समाज 1873 में उनके पति के द्वारा स्थापित किया गया था। 1873 में इस समाज का उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम, नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मण और गवर्नमेंट ऑफिशियल इसके मेंबर थे, और ये इनका काम था कि विमेन को फ्री करना, शूद्र, दलित और जो लेस प्रिविलेज्ड लोग थे उनको शोषण से बचाना था। सावित्रीबाई फुले ने अपना स्कूल शुरू किया था, 1848 में अपना स्कूल शुरू किया था, ठीक है। और महिला सेवा मंडल 1852 में खोला था, महिला सेवा मंडल। में उन्होंने शुरू किया था, और वहाँ पर उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाई थी महिलाओं में। उसके साथ उनके पति हमेशा उनका साथ दिए, और उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाया था। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, जहाँ उन्होंने क्या किया कि प्रेग्नेंट जो लेडीज हो जाती थी, रेप विक्टिम जो प्रेग्नेंट हो जाती थी, उन अपलिफ्टमेंट और उनके सुधार के लिए वो जगह से उनको आश्रय देने के लिए जगह बनाई, और बच्चों की जो भ्रूण हत्या को रोका। तो ये और उन्होंने इस गर्ल्स के लिए 18 स्कूल्स खोला। सोच लीजिए कि अपने समय में उन्होंने कितना आगे। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि मेन शिक्षा पर था, उनका मेन विमेन एजुकेशन और शेड्यूल्ड कास्ट के एजुकेशन पर था। तो इस तरह से हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में बहुत कुछ जान लिया। अगला क्वेश्चन है, identify from the following list those factors that help in social mobility. सोशल मोबिलिटी को, सामाजिक गतिशीलता क्या है? सामाजिक गतिशीलता या सोशल मोबिलिटी जो है वो व्यक्ति, परिवार या लोगों की अन्य श्रेणियों के भीतर सामाजिक स्तर जब लोग का बढ़ता है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर में जब लोग जाते हैं तो उसे हम सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति का क्या मतलब है? सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि किसी व्यक्ति, जैसे लोअर स्टार्टा में कोई व्यक्ति है, फिर उसका प्रमोशन हो जाता है तो वो फिर हायर स्टार्टा में चला जाता है, इसे हम सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या चीज़ है जो सामाजिक गतिशीलता में हेल्प करता है? तो पहला तो है शिक्षा,
फिर है इन शिक्षा बढ़ती है तब हमारी गतिशीलता हमारा उठना बैठना फिर हायर सोसाइटी में होने लगता है, इनकम बढ़ने से आय बढ़ती है तब। और तीसरा है ऑक्यूपेशन, पेशा। मतलब क्या है कि सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी क्या है, मूवमेंट है। यह एक मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट का मतलब गति, यहाँ आंदोलन नहीं, ऑफ पीपल, इंडिविजुअल, फैमिली या हाउस होल्ड, जितने भी लोग हैं वो सोशल स्टाटा इनका बदल जाता है। सब सपोज कि उनकी आय बढ़ गई तो वो हाई सोसाइटी में मूव करने लगे। पहले वो लोअर सोसाइटी में, या किसी लोअर सोसाइटी का बच्चा अगर आईएएस बन जाता है तो फिर उसकी सोसाइटी अचानक से हाई सोसाइटी हो जाती है, तो इसे हम सोशल मूवमेंट कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। यह एक चेंज है सोशल स्टेटस में, चेंज इन सोशल स्टेटस। जैसे मान लीजिए कि कॉलेज के ही ये में देखें तो अगर अगर प्रोफेसर बन जाते हैं तो उनका सोशल मोबिलिटी हो गया, क्योंकि वो डिमॉन्स्ट्रेटर से बढ़कर अब प्रोफेसर की श्रेणी में आ गए, तो इसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ये इसमें क्या है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट जो लाइफ का होता है उससे आदमी फ्यूचर में जब आगे बढ़ जाता है तो उसे हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ या अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आके मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाना ही सोशल मोबिलिटी है। तो यहाँ ये एजुकेशन, इनकम और ऑक्यूपेशन से संभव होता है। तो हमारे पास क्या क्या चीज आ गया, इसका ऑप्शन है आंसर डी। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, मैच द डिसेबिलिटी इन लिस्ट 1 with its description in list 2। एक लिस्ट 1, सूची 1 में विकलांगता दी गई है और उसका विवरण दिया गया है सूची 2 में, लिस्ट 2 में हमें मैच कराना है। तो पहला क्या है कि डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, इसमें क्या है कि डिस्प्रैक्सिया पहले हम समझ लें फिर मैच करेंगे। तो लर्निंग डिसेबिलिटी को दिखाया गया है। ये इसमें क्या होता है कि बहुत तरह का लर्निंग प्रॉब्लम को एक कंसीडर किया जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म के अंदर, ठीक है। मतलब सीखने में विकलांगता जो होती है ये बहुत तरह की होती हैं, और ये ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने से या उसमें चेंज होने से होता है, कि जिससे कि बहुत सारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है जैसे रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, अरिथमेटिक, ये सब प्रभावित हो जाता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया क्या है, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम क्या कहते हैं, ये ब्रेन संबंधी डिसऑर्डर है जो कि किसी भी व्यक्ति के मोटर टास्क को करने में दिक्कत होती है। मोटर टास्क का क्या मतलब हुआ कि उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है और कभी कभी थॉट या परसेप्शन में दिक्कत होती है। जैसे क्या होता है कि ये इनका पोस्चर अलग, पोस्चर सही नहीं होता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, और दो साइड्स ऑफ बॉडी का जैसे हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है, दोनों हाथों का कोऑर्डिनेशन, या डांस करते समय दोनों पैर का जो रिदम होता है, या एरोबिक्स करते समय ये नहीं कर पाते हैं। चलने में इनकी गेट जो होती है, चाल जो होती है, वो मूवमेंट जो होता है वो सही नहीं होता, क्योंकि दोनों पैर का ये बैलेंस ठीक से नहीं कर पाते, इनका मूवमेंट अफेक्टेड होता है, और इनका गिरने की टेंडेंसी इनकी बहुत होती है। तो ये क्या है, इनका मोटर कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होता है जिससे इनका मूवमेंट प्रभावित होता है। तो इसको हम डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन रिजल्टिंग इन पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट। तो डिस्प्रैक्सिया क्या है, मोटर समन्वय में, मतलब कि दोनों बॉडी के दोनों साइड्स का कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर दूसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है, यह एक लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि आपकी पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता और बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है। एबिलिटी, इससे क्या होता है, एबिलिटी टू रीड, राइट और स्पेल
प्रभावित होता है। इसका सिम्टम क्या है? बोलने में डिलेड स्पीच, बोलने में देरी होती है, स्पेलिंग और साउंड्स में दिक्कत होती है, लेफ्ट एंड राइट में दिक्कत होता है कि कौन सा लेफ्ट है, कौन सा राइट है, कौन पहले है, कौन बाद में, ये समझने में दिक्कत होती है, वर्ड्स को मिसरीड करते हैं, लेटर्स को उल्टा पढ़ते हैं और पढ़ने में दिक्कत होती है। तो लैंग्वेज रिलेटेड स्किल में दिक्कत होती है। तो क्या है यहाँ पर कौन सा होगा? डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया जो है, डिफिकल्टी इन रीडिंग राइटिंग एसोसिएटेड विथ, तो बी का क्या होगा? 2। सॉरी, एक मिनट, फिर से डिस्प्रैक्सिया हो गया हमारा, डिफिकल्टी इन मोटर कोऑर्डिनेशन, और डिसलेक्सिया हो गया हमारा डिफिकल्टी इन लैंग्वेज रिलेटेड स्किल। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज रिलेटेड, साक्षरता और भाषा संबंधित कठिनाई, पढ़ने में दिक्कत होती है। फिर है ADHD। ADHD क्या है? ADHD का फुल फॉर्म है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD। इसमें क्या होता है कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि ये हाइपर एक्टिव या कोई भी बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। इसमें जो ADHD से प्रभावित लोग होते हैं वो अपना अटेंशन किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, किसी सिंगल टास्क पर, या बहुत लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सब किसी को भी ADHD हो सकता है। इनका अटेंशन जो होता है, अटेंशन का अवधि, ध्यान, किसी चीज़ पर अटेंशन देने की अवधि बहुत कम होती है, और ये हाइपर एक्टिविटी इनका होता है, चाहे तो बोलने में या तो चलने में या इमोशनल, और ये रेकलेस कभी हो जाते हैं बिहेवियर इनका, रेस्टलेसनेस होते हैं, कभी बेचैन टाइप के होते हैं, और ये कौन सा टास्क पहले करना है कौन बाद में, ये नहीं इसको तय कर पाते हैं। इनका टाइम मैनेजमेंट भी कम होता है, टाइम ब्लाइंडनेस होता है, इनको समझ में नहीं आता है, और किसी भी चीज़ में अटेंशन देने में दिक्कत होती है इनको। तो इनका क्या होगा? ADHD होगा 1। परिणामों को जाने बिना और ध्यान देने में और कार्रवाई करने में इन्हें कठिनाई होती है। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया में लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो राइटिंग से एसोसिएटेड होता है। ऐसे बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, और लिखने में क्या होता है कि ये गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। इनका सिम्टम्स क्या है कि इनकी राइटिंग ऐसी होती है जो पढ़ी नहीं जा सकती है, इलेजिबल राइटिंग होती है, स्पेलिंग गलत होता है, और साइज जो होता है राइटिंग का, शब्दों का साइज सही नहीं होता है, स्पेसिंग नहीं होता है लेटर्स के बीच में, और वर्ड्स को वो कॉपी नहीं कर पाते हैं, और उनका बॉडी और हैंड का पोजीशन जो होता है राइटिंग के समय वो सही नहीं होता है, वो सामान्य लोगों की तरह नहीं होता, और लिखने में वो लेटर मिटाते हैं या फिर वर्ड्स उनसे छूट जाते हैं, तो इन्हें ये लिखने में गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। List 1 embodies situational leadership style and list 2 indicates the power resources.
which supports them। ये स्थिति जन्य नेतृत्व शैली का प्रतीक है। सूची 1 और सूची 2 में शक्ति इंडिकेट करती है, तो हमें उसको मैच करना है। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल और पावर रिसोर्सेज को स्टाइल बताना है। तो लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप स्टाइल क्या है? एक बिहेवियर का पैटर्न है जो कि लीडर्स जो होते हैं उनके द्वारा उनके व्यवहार में दिखता है। ये क्या होता है कि उनका जो क्वालिटी होता है, लीडरशिप स्टाइल जो होता है, वो उनके अंडर में जो काम करते हैं उनको प्रभावित करता है, और वो जो भी संगठन में किसी भी संस्थान में काम करते हैं उनके लीडर जो होते हैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी अपने उनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करता है या सपोर्ट करता है। तो लीडरशिप स्टाइल जो है हर ग्रुप का अलग अलग होता है और हर सिचुएशन में अलग होता है। तो जब ग्रुप किसी भी सेंस और डायरेक्शन या दिशा नहीं मिल रहा है या उद्देश्य नहीं मिल रहा है तो लीडर की ज़रूरत होती है, और लीडर के डायरेक्शन में ग्रुप को जब सब कुछ क्लियर होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर HT का मतलब क्या हुआ? HT इज हाई टास्क। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है डायरेक्टिव स्टाइल क्या है? HT का मतलब हुआ हाई टास्क। और LR क्या है? LR है लो रिलेशनशिप। इसको हम लोग पहले लिख लें LR। और HR क्या है? HR हाँ है हाई रिलेशनशिप। और LT क्या है? लो टास्क। ये 4 चीज़ है। अब इसको हम देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्टिव स्टाइल अगर हाई टास्क और लो रिलेशनशिप, फिर सपोर्टिव स्टाइल में है हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, पार्टिसिपेटिव स्टाइल में है लो टास्क हाई रिलेशनशिप, और डेलीगेटिंग स्टाइल में है लो टास्क लो रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि लीडरशिप का जो स्टाइल है वो ग्रुप क्या है कि जब ग्रुप को सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप में पहला है कि सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी ऑफ हर्से किसके द्वारा दिया गया है? थ्योरी हर्से एंड ब्लैंचार्ड। इनका कहना है कि 4 स्टाइल होता है लीडरशिप का, और जो कि रिलेटिव अमाउंट ऑफ टास्क पर आधारित है और टास्क और रिलेशनशिप के बिहेवियर पर आधारित है। तो टास्क और डायरेक्टिव स्टाइल जो है ना, तो इस डायरेक्टिव बिहेवियर स्टाइल जो है इसमें क्या है कि लीडर स्पेल्स आउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताता है, क्या डायरेक्शन देता है और गोल सेट कर देता है। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो क्या है कि लीडर किस तरह से लीडर इंगेज करता है, कम्युनिकेट करता है जब वो अपने एम्प्लॉयज से। तो 4 स्टाइल में पहला है टेलिंग स्टाइल, जिसको कि डायरेक्टिव स्टाइल कहते हैं। ये टेलिंग स्टाइल है, कहने का तरीका। डायरेक्टिव स्टाइल को कहते हैं निर्देश देने का, मतलब कहने का। इसमें क्या है कि ये हाईली डायरेक्टिव होता है कि लीडर क्या करता है, यहाँ पर टास्क पर ज़्यादा जोर देता है, हाई टास्क। तो टास्क पर ज़्यादा जोर देता है, ज़्यादा अटेंशन टास्क पर देता है और रिलेशनशिप पर कम देता है। तो हाई टास्क लो रिलेशनशिप। ठीक है, ये स्टाइल किसके द्वारा यूज होता है? लीडर तब यूज करते हैं जब फॉलोवर्स क्या होते हैं कि जब फॉलोवर ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, नहीं तैयार रहते हैं, अनविलिंग होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, लीडर को गोल को बताना होता है। दूसरा होता है सेलिंग स्टाइल। सेलिंग स्टाइल में क्या होता है, लीडर कब अपनाता है? जब उसके फॉलोवर्स जो होते हैं वो लीड नहीं ले पाते लेकिन काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में लीडर क्या करता है कि टास्क और रिलेशनशिप दोनों का हाई रखता है, जैसे सपोर्टिव HT HR। यहाँ पर फिर है पार्टिसिपेटिंग स्टाइल।
सेलिंग स्टाइल या सपोर्टिव स्टाइल को सेलिंग स्टाइल भी कहते हैं। इसमें जब फॉलोवर्स लीड नहीं ले पाते हैं लेकिन लेने को तैयार रहते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो यहाँ पर सेलिंग स्टाइल में हाई ओरिएंटेशन भी होता है, टास्क भी हाई होता है और रिलेशनशिप भी हाई होता है। ठीक है, तो ये बहुत डायरेक्टिव होता है और परसुएसिव होता है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में क्या होता है कि लीडर ज़्यादा डायरेक्शन कम देते हैं, लेस टास्क और मोर कोलैबोरेशन। रिलेशनशिप हाई होता है तो ज़्यादा मिलकर काम करते हैं। तो इस स्टाइल में लीडर्स आइडिया को शेयर करते हैं और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। तो वहाँ पर हाई रिलेशनशिप होता है लेकिन टास्क का ओरिएंटेशन लो हो जाता है। और डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होता है, इस स्टाइल में लीडर केवल टास्क को डेलीगेट कर देता है, दे देता है अपने फॉलोअर्स को और उनको बोलता है कि हमको ये जो भी प्रोग्रेस है वो रिपोर्ट करते रहो, और ये मान के चलता है कि वहाँ पर ये काम होता रहेगा। तो ये लीडर, तो ये 5 बेस ऑफ पावर फ्रेंच रेवन के द्वारा दिया गया। ये पावर जो है किसके द्वारा दिया गया, तो ये फ्रेंच एंड रेवन के द्वारा। ये लीडरशिप का सवाल है। उन्होंने बताया कि पावर और ऑथोरिटी के बारे में बात की। तो इसमें कोएर्सिव पावर, सबसे पहले हम पावर को देखते हैं। पहला पावर है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या है, एक एक्सपर्ट के द्वारा ये पावर होता है किसी सर्टेन एरिया में, और इसका मतलब है कि ये एक्सपर्ट पावर डज नॉट रिक्वायर दैट लो पावर पर्सन्स बी वास्ट। एक्सपर्ट पावर है कि किसी एरिया में वो एक्सपर्ट है तो वो अपना कर लिया। फिर दूसरा है इंफॉर्मेशन पावर। इंफॉर्मेशन पावर उनके द्वारा हेल्प होता है, उनके पास होता है जो सूचना शक्ति किसके पास होता है, जिनके पास सूचना होती है और किसी को उस सूचना की जरूरत होती है। तो टीचर क्या है, जैसे टीचर के पास सूचना होती है तो स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है क्योंकि उसके पास सूचना है। ठीक है, और उसके बाद आता है रिवार्ड पावर। रिवार्ड पावर किसके पास होता है, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ये रिवार्ड देकर इन्फ्लुएंस किया जाता है, काम करवाने के लिए मोटिवेट किया जाता है और रिलेशनशिप भी बनाए रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि रिवार्ड अनाउंस हो जाता है, लोग खुद ब खुद काम करते हैं, हाई पावर इंडिविजुअल्स, और ये क्या है कि रिवार्ड काम करने में मदद करता है। तो इस केस में वॉच करते रहने की जरूरत नहीं है। और कोएर्सिव पावर जो होता है वो क्या है, ये पावर है जो कि पनिशमेंट और थ्रेट पर निर्भर करता है। ये थ्रेट या धमकी दी जाती है, जबरदस्ती की शक्ति है ना, तो इसमें रिजल्ट तुरंत चाहिए। ये पावर यूज करना आसान है और इससे जल्दी रिजल्ट आता है, परिणाम इससे जल्दी मिलते हैं, और ये हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, डराया धमकाया जाता है ताकि लोग जल्दी काम करें। तो ये जो लो पावर पर्सन होते हैं ना, वो इसको डिसलाइक करते हैं और रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं जब भी संभव होता है। तो ये जो कोएर्सिव पावर है, इस जो ज़बरदस्ती की शक्ति है, इसका प्रयोग क्या है कि इसमें है कि जो लो पावर वाले हैं उनको वॉच करना पड़ता है और ताकि वो धोखा न दे सके। तो इसका आंसर होगा पहला का 4, इसको दूसरे कलर से करती हूँ, पहला का 4, दूसरा का 3, सपोर्टिव का 3 रिवार्ड के द्वारा, तीसरा पार्टिसिपेटिव का हो जाएगा इंफॉर्मेशन सूचना, और डेलीगेटिंग का हो गया एक्सपर्ट का पावर। तो निर्देश शैली हो गया जबरदस्ती की शक्ति, सहायक शैली हो गया पुरस्कार की शक्ति, सहभागी शैली हो गया
सूचना की शक्ति और प्रतिनिधि शैली हो गया विशेष की शक्ति। तो आंसर इज सी। ये लीडरशिप से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 1 presents the name of organizations and list 2 presents their functions. So ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके फंक्शंस हमें मैच कराना है। पहला है यूजीसी, दूसरा है नैक, तीसरा है सीएबी, केव, एनसीटी। तो अब हमें इसका पहले देखना है कि यूजीसी का क्या काम है। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यूजीसी कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यूजीसी इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। फॉर तो मेंटेनेंस ऑफ काहे को बनाया गया था, तो टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को मेंटेन करने के लिए, एग्जामिनेशन और रिसर्च को इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, और एजुकेशन का मिनिमम रेगुलेशन फ्रेम करने के लिए, और फंड्स डिसबर्स करने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये टेम्परेरी एंड परमानेंट एफिलिएशन टू कॉलेजेस के लिए भी बनाया गया था। तो यूजीसी हायर एजुकेशन के लिए बनाया गया। तो ये यूजीसी हो गया। रेगुलर स्टैंडर्ड ऑफ टू मेंटेन एंड रेगुलेट द स्टैंडर्ड ऑफ उच्च शिक्षा के मानकों के विनियमन के लिए। तो पहला का 2 हो गया। फिर नैक, नैक का क्या काम है? नैक जो है यह एक ऑटोनॉमस, नैक का फुल फॉर्म क्या है? नैक का है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये कॉलेजों का ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। यह एक ऑटोनॉमस या अनस्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब अनस्टैट्यूटरी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी। ये यूजीसी का एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये असेसमेंट करता है हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, और ये क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी स्टेटस चेक करता है। ये सारे इंस्टीट्यूशंस को देखता है कि वो किस तरह का क्वालिटी है, मतलब एजुकेशनल प्रोसेस कैसा है, करिकुलम क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, फैकल्टी कितने क्वालिफाइड हैं, रिसर्च का क्या सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का, लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, गवर्नेंस कैसा है, फाइनेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें को, और स्टूडेंट्स का सर्विसेज, स्टूडेंट वहाँ स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, ये सारा क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। तो इसका है कि ये एक्रेडिशन देता है हायर एजुकेशन की संस्थाओं को। ठीक है, तो ये नैक का हो गया, उच्च शिक्षा संस्थान को मान्यता देना। तीसरा है CABE। CABE का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है, CABE का फुल फॉर्म, इसको दूसरे कलर से करते हैं, यह है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और ये 1920 में इस्टेब्लिश हुआ था, और
चालू हुआ था 1935 से, केम इन फोर्स इन 1935। ये एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है एजुकेशन से रिलेटेड मामलों में, ठीक है। और ये नई पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाता है एजुकेशन का। तो इसका आंसर है 1। शिक्षा की नई नीति और कार्यक्रम तैयार करता है। एनसीटी क्या है? एनसीटी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म है एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये 1995 को स्टैब्लिश हुआ था। 17 अगस्त 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था और ये टीचर एजुकेशन एक्ट के तहत 1993 को लाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि टीचर्स एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट करना और उनको कोऑर्डिनेट करना और इनके नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। तो इसलिए इसका आंसर है, आंसर मैं यहाँ लिख दूँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिस्ट 1 गिव्स teaching and list 2 gives teacher learner activities, we have to match them, ठीक है। तो टीचर पहला है ऑटोनॉमस लेवल्स ऑफ टीचिंग दिया गया है और एक्टिविटीज। तो पहला है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, दूसरा है मेमोरी लेवल, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल और चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पहले एक एक करके हम सारे लेवल्स कर लें। लेवल्स ऑफ टीचिंग ये जो है ना, ये टीचिंग का लर्निंग का लेवल्स बताता है, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। तो आइडेंटिफुल 3 ही हम लेवल पढ़ते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन ऑटोनॉमस लेवल किसके द्वारा दिया गया है? ऑटोनॉमस लेवल दिया गया है मॉरिस एंड बीच। ये मॉरिस एंड, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, मॉरिस एंड बीच, एल बीच ने 1976 में ऑटोनॉमस लेवल दिया का नाम, एक ये लेवल को ऐड किया था। इसके पहले 3 ही लेवल हम जानते थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऑटोनॉमस लेवल क्या है? ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। ऑटोनॉमस लेवल है स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ये बहुत जगह नहीं मिलेगा आपको, है ना। ये 1976 में ऐड किया गया है मॉरिस एल बीच के द्वारा। यहाँ पर क्या है कि कोई लीडरशिप नहीं होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड है तो कोई डायरेक्शन नहीं, कोई नो डायरेक्शन, नो लीडरशिप, कुछ भी नहीं होता है। स्टूडेंट को खुद ब खुद करने के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट पर कुछ भी इम्पोज नहीं किया जाता है, कुछ भी थोपा नहीं जाता है। वो सेल्फ फीलिंग से बच्चा खुद से सीखता है, अपने सेंस ऑफ फ्रीडम से उसको फ्रीडम दिया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड होने से बच्चे को फ्रीडम दिया जाता है ऑटोनॉमस में। ये नया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, यहाँ पर बच्चे को ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, स्वायत्तता दी जाती है, ताकि वहाँ पर टीचर का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, नो टीचर इंटरवेंशन। ये एक तरह का why it is a kind of negative education, इसे नेगेटिव एजुकेशन का प्रकार कहा जाता है। क्या मतलब है नेगेटिव एजुकेशन का? कि मतलब बच्चों को फ्रीडम दे दिया गया, अब वो गलती करके सीखता है। सपोज उसे कोई चीज़ नहीं बताया जाता है, आग को वो पकड़ लेता है, उसे नहीं रोका जाता है, तो वो अगली बार आग को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसे खुद वो सीखा कि उसको छूने से उसे गर्म लगता है या जलता है। दूसरा है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में क्या है? टीचिंग लर्निंग, ये सब
ज़्यादा इस पर सोच विचार नहीं होता है, थॉट ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या बच्चे कैसे सीखते हैं, रिकॉल करके, रिकॉग्नाइज करके और पहले से याद की चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शनल जो भी अनुदेशन दिया जाता है, इसमें लर्नर को हेल्प किया जाता है किस चीज़ में, रटने में या मगिंग करने में। तो ये रटने वाली प्रवृत्ति है, कोई चीज़ को याद करके रखना, और इस प्रोसेस में वो कोई भी थॉट नहीं है, इसमें कोई भी उसमें अपने विचारों को या अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बल्कि ये जो भी ज्ञान है वो रटा हुआ ज्ञान होता है मेमोरी लेवल में। ये टीचर का अरेंजमेंट होता है कि टीचर उस बच्चे को मटेरियल देता है और जिसे बच्चा याद करता है और उसे रिटेन करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो है ये लेवल ऑफ टीचिंग जो है, वहाँ पर स्टूडेंट्स को समझाया जाता है जनरल किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को कि वो कैसे जनरलाइज होता है, प्रिंसिपल्स बताया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं, और ये भी सिखाया जाता है अंडरस्टैंडिंग में कि जो भी सिद्धांत उसको बताया जा रहा है वो सिद्धांत कैसे अप्लाई किया जाता है। तो ये इसमें क्या है कि इसमें एक्सप्लेन किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाती है, बच्चों को समझाया जाता है। तो ये परसेप्शन, थ्योरी ऑफ परसेप्शन हार्वर्ड के द्वारा दिया गया। इस थ्योरी में 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज में सेंस एक्टिविटी होता है, दूसरे में मेमोरी जिसमें कि बच्चा सीखता है, जो भी आइडियाज पहले बनता है उससे जोड़ता है, और तीसरे में वो फिर उसको सोचता है। तो यहाँ टीचिंग जो है सिस्टमैटिक होता है इस लेवल में, और एक्टिविटीज होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चे को सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए और उसको थॉट में क्लैरिटी हो, वो प्रेजेंटेशन कंपेयर कर सके, जनरलाइज कर सके, अपने थॉट को प्रेजेंट कर सके और अप्लाई कर सके। ये सारे स्टेप होता है। पहला प्रिपेयर, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ये हार्वर्ड के 5 स्टेप्स इसमें आते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो कोई भी सिचुएशन को सॉल्व कर सके। फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस होता है। यहाँ पर टीचर और लर्नर दोनों का हाईएस्ट लेवल ऑफ थॉटफुलनेस होता है। ये लेवल क्या है कि साइंटिफिक मेथड यूज करता है, जिसमें कि बच्चा प्रॉब्लम रेज भी करता है और प्रॉब्लम सॉल्व भी करता है। तो इसमें लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो जो बच्चा होता है खुद इन्वॉल्व होता है और वो किसी भी सॉल्यूशन को खोजता है और मेहनत करके वो लाता है। तो इसमें क्या है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ में टीचिंग में इंक्वायरी और टीचर और स्टूडेंट के बीच आइडियाज़ का इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बच्चे को बहुत चीज़ सीखने को मिलता है। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट में क्या हो गया हमारा कि ऑटोनॉमस फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी विथ लिटिल स्कोप फॉर टीचर इन, मतलब स्वायत्त विकास में शिक्षक के हस्तक्षेप के लिए बहुत कम गुंजाइश, एक तरह की नकारात्मक शिक्षा। मेमोरी लेवल में क्या होता है कि स्टूडेंट का क्लियर एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड देयर विथ एन आई ऑफ करेंट रिटेंशन। मतलब क्या है कि स्मृति स्तर में तथ्यों के स्पष्ट और सुव्यवस्थित प्रस्तुति, सही प्रतिधारण नजर रखने के साथ उनका विवरण। ठीक है, तीसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या आता है कि एम्फेसिस ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स टू प्रमोट, अवधारणा के प्रति बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों पर जोर। और रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, प्रॉब्लम रेजिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, छात्रों के द्वारा सहभागीदारी मोड में समस्या उठाना और हल करना। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। And last question is question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैच द टाइप ऑफ रिसर्च। इसमें रिसर्च के बारे में बताया गया है और इस रिसर्च के टाइप्स को हमें
बताना है, इसमें क्या क्या है उसके फीचर्स बताना है। एक्सप्लोरेटरी जिसे खोजपूर्ण कहते हैं, दूसरा क्रॉस सेक्शनल, तीसरा एक्सप्लोरेटरी दो बार दिया हुआ है, एक्सप्लेनेटरी होगा ये, एक्सप्लेनेटरी, ये एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी नहीं, एक बार लिखा हुआ है, ये एक्सप्लेनेटरी है, टाइपिंग एरर है, व्याख्यात्मक। और चौथा ट्रैंगुलेशन एंड पांचवा है लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो पहले हम इसको समझें कि ये है क्या। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक तरह का ऐसा रिसर्च है जिसमें कि प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, खोज किया जाता है, खोजपूर्ण नाम ही है तो खोज किया जाता है, जो कि पहले से जिस पे कोई स्टडी नहीं किया गया है, कोई खोज नहीं किया गया है। तो एक्सप्लोरेटरी टाइप का रिसर्च जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझने के लिए किया जाता है, इसका कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं होता है। यह रिसर्च जो है यह मतलब एक प्रारंभिक रिसर्च होता है, उससे प्रॉब्लम का नेचर को समझने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया जाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और हाइपोथेसिस बनाया जाए। यह किससे? लिटरेचर सर्च से शुरू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन से, या केस स्टडी से शुरू होता है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होता है? यह क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में होता है कि यह एक स्टडी है जो कि डिफरेंट एज के सब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है सेम टाइम पर। मतलब क्या है कि ये डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में यूज होता है और ये बहुत सारे एरिया में, सोशल साइंस, एजुकेशन और इसके साइंस के भी कुछ ब्रांच में होता है। ये एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है जिसमें कि जो भी वेरिएबल कलेक्टेड हैं एक वन पॉइंट में, उसमें सैंपल पॉपुलेशन, इसमें क्या है कि क्रॉस सेक्शनल में कि बहुत सारे तरह के लोगों को एक ही समय पर अध्ययन किया जाता है। मतलब डिफरेंट एज के सब्जेक्ट्स को एक साथ एक समय पर अध्ययन किया गया और कंपेयर किया गया। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप के बच्चों को एक समय पर जब अध्ययन किया जाता है, अलग अलग एज के बच्चों को, तो उसे हम क्रॉस सेक्शनल कहेंगे क्योंकि एज अलग अलग है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्या होता है? ये रिसर्च इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि पहले से रिसर्च नहीं हुआ है बढ़िया से जिस टॉपिक पे, उसको जब रिसर्च किया जाता है तो इसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। ये इस रिसर्च में क्या है कि जो एस्पेक्ट को आप देखना चाहते हैं उसको डिटेल में अध्ययन करते हैं, तो इसे हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कहते हैं। कि मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप, जैसे मान लीजिए कि जब आप के पास कुछ स्पेसिफिक है और ये आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, सपोज कि एक दो आपके पास जेम स्टोन है या कोई पत्थर है, कीमती पत्थर, और आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, तो उनके बारे में जो आप बताना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ट्रैंगुलेशन रिसर्च में क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा मेथड के द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी सेम टॉपिक के लिए, कई तरीके से, एक से ज़्यादा तरीके से आंकड़ों का एकत्रीकरण होता है, तो उसे हम ट्रैंगुलेशन कहते हैं। त्रिकोण सम, ये क्या है? यह एक तरीका है कि रिसर्च की वैधता को एश्योर करता है, क्योंकि डेटा कलेक्शन के बहुत सारे मेथड को प्रयोग किया गया। सेम टॉपिक के लिए डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए। तो ये मेथड जो है वो किसी भी रिसर्च की वैधता को और उसकी मतलब सत्यता को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि डेटा का कलेक्शन कई तरीकों से किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है? यह एक कोरिलेशनल रिसर्च होता है जो कि किसी भी वेरिएबल को बहुत लंबे समय तक, जैसे अभी हमने पहले देखा क्रॉस सेक्शनल में कि अलग अलग एज ग्रुप को एक समय में देखना और एक ही एज ग्रुप को लंबे समय तक स्टडी करना लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च करता है। जैसे किसी भी बच्चे का किसी ग्रुप को या किसी का अध्ययन महीना तक, कई सप्ताह तक किया जाता है, एक ही व्यक्ति का, एक ही ग्रुप का, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं, लंबे समय तक। ये रिसर्च
क्या करता है कि उसमें चेंजेस जो आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है उस बच्चे में या उस बच्चे के ग्रुप में, उसको अध्ययन करने के लिए ही किया जाता है। जो टारगेट पॉपुलेशन लेके हम चल रहे हैं और उस पर अध्ययन कर रहे हैं लंबे समय तक, तो उसे हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या है कि क्वालिटेटिव डेटा पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद फिर अध्ययन किया जाता है क्रॉस सेक्शनल में, कि बहुत सारे मैक्रो लेवल पर एनालिसिस किया जाता है, बहुत सारे ग्रुप को साथ लेकर चला जाता है। एक्सप्लेनेटरी में क्या है, क्वांटिटेटिव डेटा गैदर किया जाता है और उसके बाद फिर एक्सप्लेन किया जाता है। और ट्रायंगुलेशन में है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा गैदर किया गया, मतलब कई तरीके से किया गया, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटी। और लॉन्गिट्यूडनल में लंबे समय तक। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्रॉस एक्सप्लोरेटरी का होगा क्वालिटेटिव डेटा गैदर्ड फर्स्ट, मतलब क्या है, खोजपूर्ण में गुणात्मक डेटा पहले एकत्र किया जाता है, फिर बाद में वो प्रबल होता है। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डेटा को इकट्ठा किया जाता है। फिर एक्सप्लेनेटरी में क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी में क्वांटिटेटिव डेटा gathered first and the same predominates light। उसके बाद है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में होता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर गैदर्ड एंड एकीकृत किया जाता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल में है रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, अनुदैर्ध्य। ठीक है, तो इसका आंसर है 2। मैंने जो समझाया उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ये सारा 5 टाइप ऑफ रिसर्च क्लियर हो जाएगा। बी। So that's all for today. Thank you. I have forgotten to write courtesy Google, so let me write here. Thank you.